आज साइंस क्लास में देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन, अपचयन, जिसको हम लोग रिडॉक्स बोलते हैं, इन सभी दोनों तीनों को सबको जानते हैं। तो पहला टॉपिक है द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। द्विविस्थापन अभिक्रिया पहले विस्थापन अभिक्रिया समझे थे, तो उसमें एक विस्थापित कर देता था। अब द्विविस्थापन में इसका यहाँ डेफिनेशन कुछ थोड़ा अलग है, हम थोड़ा कुछ अलग बोलते हैं। देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया में जब अभिक्रिया होगा तो वहां पर दो को विस्थापित करेगा, अलग अलग बन करके रहेगा, दो मिल करके, और फिर जो बनेगा तो अलग अलग ही दोनों बन के निकलेगा, यानी कि दो को वहां पे विस्थापित करेगा, तो वो द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। यहाँ उसका डेफिनेशन देखते हैं, वैसा अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है, उसको हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अभिकारक में जो भी चीजें अगर कहीं रिएक्शन कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड मान लेते हैं कर रहे हैं, तो उखनी दोनों में क्या होगा कि आयन जो रहेगा, किसी पर धन आयन, किसी पर ऋण आयन, +2 किसी पर हो सकता है, किसी पर -2 हो सकता है, और इसका वाला उसमें चला जाएगा और उसका वाला इसमें चला जाएगा, यानी कि उसके अभिकारकों के बीच में आयन का आदान प्रदान हो जाएगा। प्लस वाला माइनस में चला जाएगा, माइनस वाला प्लस में आ जाएगा, कुछ इस तरीका से। तो उसको बोलेंगे द्विविस्थापन, और जो आयन का आदान प्रदान होगा एक दूसरे में होगा, इसीलिए द्विविस्थापन। कॉन्सेप्ट यहाँ पे दुग है, द्विविस्थापन में दो को विस्थापित होगा और प्लस में आयनों का आदान प्रदान भी हो जाएगा, वो द्विविस्थापन हो गया है। एग्जाम्पल के यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और समझा देते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल को दोनों में साथ लेके चलेंगे। उसके बाद में है अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसको बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। वो भी द्विविस्थापन अभिक्रिया का ही एक तरह से, इसी के साथ में दोनों अटैच है, इसीलिए दोनों को साथ समझाना पड़ रहा है, और एक ही एग्जाम्पल में दोनों भी समझ में आ जाएगा। तो अवक्षेपण में जिसका अवक्षेप निर्माण होगा उसको अवक्षेपण अभिक्रिया। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिए हैं, इस एग्जाम्पल को थोड़ा समझते हैं। Na2SO4 जो कि एकू मतलब कि जल है, और BaCl2 बेरियम क्लोराइड जो कि ये भी जल के रूप में है, BaSO4 जो कि सॉलिड फॉर्मेट में आ गया है, यानी कि बेरियम सल्फेट, और 2NaCl यानी कि जल के फॉर्मेट में सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल में कैसे दो गो साथ में है, बना भी दो ही गो है, लेकिन जो इसमें था विस्थापित एक दूसरे को किया, उसमें आयन के आदान प्रदान हो गया है और विस्थापन किसी और के साथ में हुआ है। जैसे में सोडियम सल्फेट है Na2 और SO4 के साथ में, और BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड के साथ में। अब यहाँ जो देखो बनेगा सो BaSO4 बेरियम यहाँ से आ गया, और देखो सल्फेट यहाँ से आ गया है, मतलब ये वाला इसको विस्थापित कर रहा है, ये वाला इसको विस्थापित कर रहा है, तो बेरियम सल्फेट बना रहा है, और सोडियम के साथ में क्लोराइड आ रहा है। सोडियम यहाँ था, लेकिन ये वाला इसके साथ में मैच होकर के सोडियम क्लोराइड का रूप धारण कर लिया है। अब यहाँ पर ये चीज लिखा हुआ है कि आयन, देखो आयन मतलब दो चीजें, ऋण आयन, धन आयन। ऋण मतलब माइनस वाला और धन मतलब प्लस वाला। तो यहाँ पर है बेरियम यानी कि 2 प्लस में यहाँ पर जा रहा है, धन आयन में है, और यहाँ पर सल्फेट जो है, सल्फेट जो यहाँ पे है 2 माइनस में जा रहा है, कि अभिक्रिया से BaSO4 का अवक्षेप बन रहा है। देखो यहाँ पे BaSO4 ये जो बना ये अवक्षेप के रूप में बना है, इसलिए इसको अवक्षेपण अभिक्रिया बोल रहे हैं। और यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान हुआ, इसीलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया का डेफिनेशन वहां से निकला है, अवक्षेपण अभिक्रिया यहाँ से निकला है। और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड चूंकि जब आपस में दोनों मिला हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था कि उत्पाद सोडियम का भी निर्माण होता है, जो कि विलयन में ही रहता है। अब विलयन में है यहाँ पे क्लोराइड तो है क्लोराइड, लेकिन यहाँ पे इसके साथ में है सोडियम के साथ में क्लोराइड भी है, तो यहाँ पे उसका भी लिखा गया है। तो जो हमारा अवक्षेप है वहां पे ये है। एग्जाम में सवाल को अगर घुमा के बोला जाए कि मान ले जाए कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया किया जाए, तो अवक्षेप क्या बनेगा, तो बेरियम सल्फेट बन रहा है। वो तो साफ सामने दिख रहा है कि सोडियम सल्फेट को साथ में अगर बेरियम क्लोराइड का अभिक्रिया किया जाए तो अवक्षेप के रूप में ये मेरे पास बन रहा है, बेरियम सल्फेट बन रहा है। तो इसको भी समझ करके याद रखोगे, यहाँ से हो गया। उसके बाद में अगला जो है वो है
उपचयन और अपचयन। उपचयन अभिक्रिया क्या है, अपचयन अभिक्रिया क्या है, और इसी को बोला जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। कहीं पे उपचयन ना देके अपचयन ना दे करके रेडॉक्स अभिक्रिया दे देगा। तो याद रखोगे कि दोनों का डिफिनेशन सेम है, वही है, नाम दो है। तो उपचयन और अपचयन, किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित होता है तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। अब उपचयित और अपचयित क्या है उसको आगे हम डिफिनेशन देते हैं। मतलब एगो उपचयित हो रहा है, एक अपचयित हो रहा है। इन अभिक्रिया को हम लोग उपचयन, अपचयन या तो फिर रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका जो एग्जांपल है थोड़ा सा इधर समझोगे। यहाँ पे देखो कि कॉपर ऑक्साइड CuO कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, और कॉपर हाइड्रोजन मतलब कि हाइड्रो ऑक्साइड बन रहा है। अब इसमें मेरा उपचयन कौन सी हुआ, अपचयन क्या हुआ है। जब तापमान दे रहे हैं तापमान के साथ में, तो यहाँ ध्यान दो कि कॉपर ऑक्साइड है और प्लस में H2 यहाँ पर जाकर के और उपचयन हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बढ़ गया है। अब डिफिनेशन यहां से आएगा कि उपचयन और अपचयन मतलब क्या। ऑक्सीजन बढ़ा, वृद्धि हुआ, उपचयन हो गया, तो उपचयन हुआ। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसमें कॉपर है और यहाँ से हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है कि गायब हो गया है, अपचयन हुआ। इन दोनों का परिभाषा देखो नीचे लिखा हुआ है। उपचयन मतलब क्या हो गया, अभिकारक के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का वृद्धि हो जा रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है, इसमें बढ़ रहा है, हाइड्रोजन था, इसके साथ में ऑक्सीजन अपने आप आ गया, तो जब बढ़ा तो उसको बोलेंगे उपचयन। और इसमें क्या हो रहा है, अपचयन में कि घटेगा। जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ का ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ह्रास मतलब कमी होता है, जब घटता है तो वो अपचयन होता है। कॉपर ऑक्साइड था लेकिन यहाँ से ऑक्सीजन गायब होकर के खाली कॉपर हो गया है, तो ये अपचयन हुआ है। अब यही एग्जाम्पल सेम टू सेम पूरा एग्जाम्पल समझा हुआ है। यहाँ पर भी एग्जाम्पल इसी का ही है। Zn प्लस में O प्लस में C, तो ZnCO यहाँ पे क्या हो रहा है कि कार्बन उपचयित हो रहा है। देखो कार्बन उपचयित होकर के और CO का निर्माण कर रहा है। देखो यहाँ पे, यहाँ C है, यहाँ से O ले लिया है, तो क्या हो रहा है कि उपचयित, जो कि यहाँ पर लिखा है, इसको भी ऐसे दर्शा सकते थे लेकिन यहाँ पर हम हिंदी लिख दिए हैं तो दर्शाने की जरूरत नहीं है। यहाँ एगो दर्शाए हैं ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। तथा ZnO अपचयित होकर के Zn बना रहा है, और यहाँ पर देखो ZnO अपचयित होकर के Zn खाली बना दिया, जो कि सेम टू सेम यही वाला एग्जाम्पल है। इसका में भी सेम टू सेम वही एग्जाम्पल है। MnO2 प्लस में 4HCl, MnCl2 2H2O और Cl2 का, यहाँ पर देखो कि HCl जो है Cl2 में उपचयित हो रहा है। HCl देखो यहाँ पे HCl Cl2, यहाँ देखो Cl2 के फॉर्मेट में यहाँ पे उपचयित हो रहा है, और MnO2 MnCl2 के साथ में MnO2 MnCl2 में अपचयित हो रहा है। यानी कि सेम भाषा वही लिखा हुआ है, बस समझाने के लिए यहाँ पर हिंदी भाषा में लिख दिए हैं, वहां एरो से दर्शा दिए हैं। इसका डिफिनेशन कंप्लीट हो गया है, और इसी का एग्जांपल यहाँ पे दो और लिया गया है, उपचयन और अपचयन क्या है सो। तो यहाँ देखो Cu प्लस में O2, जब ताप दे रहे हैं तो CuO कर रहे हैं यहाँ पे, तो कॉपर ऑक्साइड और कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना है। यहाँ पे ध्यान दो, Cu और O2 है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का वृद्धि हो गया है। तो जब वृद्धि हो जाता है तो क्या बन गया, फिर ये ऑक्सीजन का योग बन रहा है, तो जब वृद्धि होता है तो उपचयन हो रहा है, क्योंकि बढ़ रहा है उसमें। अब नीचे वाला में क्या हो रहा है कि कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन जो है ताप के साथ में कॉपर अलग हो गया है और हाइड्रोजन ऑक्साइड अलग हो गया है, तो कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। देखो कॉपर ऑक्साइड है यहाँ पे है, और यहाँ पे ऑक्सीजन गायब हो गया, कमी हो गया है, तो ये हो गया अपचयन। कॉन्सेप्ट इतना ही था, समझ में आ रहा है। उपचयन अपचयन बातें समझ में आया है, द्विविस्थापन समझ में आया है, आयनों का आदान प्रदान, ऑक्सीजन अधिक हो जाता है। हाँ समझ में आ गया ना बात पूरा। अब तो भारी नहीं लग रहा है, अब हल्का हो गया, ठीक है। यहाँ तक रहने देते हैं।